हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग कॉलेज प्रेप। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मिडवाइफरी। मतलब इस वीडियो में ये ओबीजी का फर्स्ट वीडियो होगा जिससे आपको नॉलेज मिलेगा हिस्ट्री के बारे में जानने का। इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी का मतलब मिडवाइफ का नाम कहाँ से आया, और अगर हम पूरा एकदम हिस्ट्री में जाते हैं तो हिस्ट्री में उसका ओरिजिन कहाँ से है। हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने थोड़े कुछ इमेजेस भी ऐड किए जिससे आपको रियलिटी का पता चल सके कि कैसे जो फादर ऑफ मेडिसिन जैसे हिप्पोक्रेट्स को बोलते हैं, तो ये ओबीजी कब से चलता आ रहा है, पहली बुक कौन सी थी, कौन कौन सी नर्सेस मिडवाइफ नर्स थी जो सबसे पहले इसमें इन्वॉल्व हुई थी, मेल थे या फीमेल थी जो बच्चे को पहले किस तरीके से डिलीवर कराती थी, ये सारी हिस्ट्री के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये हमारा आईएनसी के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला चैप्टर ओबीजी 1 के अंदर सबसे पहला टॉपिक है वही है इंट्रोडक्शन टू द मिडवाइफरी एंड हिस्ट्री इन द मिडवाइफरी। तो पहले देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू द मिडवाइफरी, मिडवाइफरी में सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस होंगे, हम उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। और आज इस वीडियो में बहुत लंबी वीडियोस नहीं होगी, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगी हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी इन इंडिया एंड करंट सिनेरियो ट्रेंड्स ऑफ द मैटरनिटी केयर इन इंडिया। हो सकता है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। वाइटल हेल्थ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एमएमआर होता है, आईएमआर होता है, ये सब कैसे वैल्यूज निकालते हैं, कितना इंडिया में करंट में चल रहा है, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। प्रोग्राम्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, बट इसमें मेनली हमारा टारगेट रहेगा इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री के बारे में। देखो, इंट्रोडक्शन टू द मिडवाइफ, मिडवाइफ क्या है, व्हाट इज मिडवाइफरी। अगर मैं सबसे पहले इस टर्म की बात करूं तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है एक मिडवाइफरी नर्स क्या होती है। पहले क्या मिडवाइफरी की ट्रेनिंग होती थी? नहीं होती थी। मिडवाइफरी नर्सिंग क्या है? मिडवाइफरी नर्सिंग का मतलब है इज द वुमेन या फिर जो फीमेल है, फीमेल की केयर प्रोवाइड करना एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल पीरियड पे जो हम फीमेल की केयर प्रोवाइड करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं डियर? मिडवाइफरी नर्स। मिडवाइफरी नर्स का मतलब प्रेग्नेंट वुमेन की केयर करना। ये हमारा क्या है, एक तरह से प्रोफेशन है। पहले ये नहीं था, और पहले क्या था वो हम हिस्ट्री में अभी पढ़ते जाएंगे। बस रीडिंग करना है और समझते जाना है, लिखना कुछ नहीं है इसमें। इस वाली क्लास में आपको कुछ नहीं लिखना, ये एनाटमी नहीं है, कोई लॉजिकल टर्म्स नहीं है, बस हिस्ट्री है जिसे बस सुनना है। सुनोगे तो ही आपको मिडवाइफरी के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, मिडवाइफरी नर्सिंग हमारा क्या है डियर? इट इज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस, प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस टू असिस्ट वुमेन, टू असिस्ट वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। चाहे वो एंटीनेटल हो, चाहे वो इंट्रानेटल हो, चाहे वो पोस्टनेटल पीरियड में हो, चाहे फीमेल को कोई कॉम्प्लिकेशन हो, एंटीनेटल हो, चाहे फीमेल इंट्रानेटल पीरियड में हो, चाहे फीमेल पोस्ट नेटल पीरियड में हो, यानी कि डिलीवरी के बाद वाला पीरियड हो, तब भी ऐसा नहीं होता कि हम फीमेल को छोड़ देते हैं। उस टाइम पे जो हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसी की जो हमने प्रैक्टिस की है, ट्रेनिंग दी गई है, उसके बारे में फीमेल को असिस्ट करना, बताना, समझाना, उसे कॉम्प्लिकेशन से भी बचाना, ये एज अ मिडवाइफरी नर्स हमारा काम होता है। बाकी हम हिस्ट्री पे चलते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को। मिडवाइफ इज अ ओल्ड, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं एक मार्कर ले लेती हूँ क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, हमें कुछ करना है। मिडवाइफरी इज ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, आर्चियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ अ वुमेन स्क्वेटिंग इन द चाइल्ड बर्थ सपोर्टेड बाय अनदर वुमेन फ्रॉम बिहाइंड डिमॉन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ द मिडवाइफरी इन 5000 BC। जैसा कि दिखाया गया है, पहले फीमेल को क्या किया जाता था, स्टूल्स पे ऐसे बिठा के और पीछे से सपोर्ट देते थे। मींस एक फीमेल जो है नीचे बैठ के बच्चे को निकालती थी और इस तरह से डिलीवर, चेयर मेथड, स्टूल मेथड, ऐसे बच्चों की डिलीवरी होती थी। ऐसे नहीं पता था कि बेड पे लिटा के या फिर जो आप लेबर टेबल पे लिटा के और फिर डिलीवरी हो रही है। आजकल तो पूरा पता है कि आपको ऐसे पोजीशन देना है, लिथोटॉमी पोजीशन में देना है, लेबर रूम में लेकर जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था पहले। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि आप देखो कितनी सारी फीमेल्स मिलके ऐसे फीमेल को पोजीशन देते थे और फिर बच्चे को नीचे से बाहर निकालते थे। तो इस तरह से आपको हिस्ट्री में बताया गया है कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, कैसे आर्चियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं जिसमें फीमेल को स्क्वैटिंग पोजीशंस में देकर चाइल्ड बर्थ सपोर्टेड बाय द अनदर वुमेन, और दूसरी वुमेन जो है वो बच्चे को निकालती थी। ठीक है भाई, इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम आते हैं, किंग ऑफ इजिप्ट स्पोक टू द मिडवाइफ्स हु हेल्प्ड हेब्रू वुमेन व्हेन दे गेव बर्थ। तो जो इजिप्ट के किंग थे, जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई
कहानी सुनना ध्यान से। जो इजिप्ट के किंग थे, उनकी वाइफ जब प्रेग्नेंट हुई और फिर जब उन्हें डिलीवर करना पड़ा, तो हेब्रू के जो वुमेन थी, दो, सिप्रा और पुआ, ये आपको थोड़ा इमेज में दिख रहा होगा, ये दो फीमेल ने उसको बेबी डिलीवर कराया था। और तब से सिप्रा एंड पुआ आर द फर्स्ट मिडवाइफ, सिप्रा एंड पुआ आर द फर्स्ट मिडवाइफ फाउंड इन द लिटरेचर। जब आप इस मिडवाइफरी के हिस्ट्री को देखोगे, इस बुक को उठाओगे, तो सबसे पहले आपको दो नाम मिलेगा। जो इजिप्ट की किंग की जो वाइफ थी हेब्रू, है ना, हेब्रू वुमेन, व्हेन दे गेव बर्थ, जब उसने बच्चे को जन्म दिया, जब उसने बच्चे को जन्म दिया, तो यही दो फीमेल थी, सिप्रा एंड पुआ, जिन्होंने सबसे पहली मिडवाइफ बनी थी, जिसने इस फीमेल को, मतलब इसको बेबी बर्थ कराया था, बच्चे को जन्म दिलवाया था। ठीक है, कि ऐसे बच्चे को डिलीवर करते हैं, सपोर्ट किया था। तो यही दो फीमेल का नाम सबसे पहले हमारे लिटरेचर में, हमारी मिडवाइफरी के लिटरेचर में सिप्रा और पुआ का नाम आता है, जो डायग्राम्स में आपको समझाया गया है। जब हम इससे आगे बढ़े और हिस्ट्री में और आगे बढ़े, तो नाम आता है हिप्पोक्रेट्स का। और हिप्पोक्रेट्स जी का नाम देखते ही आप समझ गए होंगे कि हिप्पोक्रेट्स को हम क्या बोलते हैं डियर। हिप्पोक्रेट्स को हम बोलते हैं फादर ऑफ, यही कलर आ रहा है क्या, अच्छा, फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से आप जानते हो। क्या जानते हो डियर? फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हो हिप्पोक्रेट्स जी को। ठीक है, 460 BC द फादर ऑफ साइंटिफिक मेडिसिन लिखा हुआ है यहाँ पे, द फादर ऑफ साइंटिफिक मेडिसिन ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेंड एंड सुपरवाइज्ड मिडवाइफ्स। वैसे ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, इन्हें मतलब ऐसे गलत ठहरा दिया गया था कि नहीं नहीं ये तो गलत बता रहे हैं, इसको मतलब सही प्रूफ नहीं हुए थे ये। लेकिन फिर भी हिप्पोक्रेट्स जी ने क्या किया था, जो ये साइंटिफिक मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन हम बोलते हैं, इन्होंने एक ट्रेंड एंड सुपरवाइज्ड मिडवाइफ्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड किया था। He believed that the fetus had to fight its way out of the womb. इनका कहना ये था कि बच्चा अपने आप ही क्या करता है, फाइट करता है, लड़ता है और खुद उस यूट्रस से, वूम का मतलब क्या है, इस वूम का मतलब क्या होता है, वूम का मतलब होता है यूट्रस। तो इनका कहना ये था कि बच्चा खुद ही फाइट करता है, खुद ही लड़ता है और धक्का देके यूट्रस से बाहर निकल जाता है, ये इनका कहना था। बट इन्हें ऐसा सक्सेसफुल नहीं बोला गया, इसके बाद इनकी बात ऐसे ही दबा दी गई। फिर हम आगे बढ़े, फिर आए एरिस्टोटल जी। ठीक है, फिर कौन आए भाई, एरिस्टोटल जी इन 384 to 332 BC, द फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। एरिस्टोटल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है। डिस्क्राइब द यूट्रस एंड फीमेल पेल्विक ऑर्गन्स। इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, यूट्रस को और फीमेल पेल्विक ऑर्गन को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, या फिर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है, तो ये आपको एरिस्टोटल जी का नाम बताना है। एरिस्टोटल जी ही फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है, या फिर इन्होंने ही सबसे पहले यूट्रस और फीमेल पेल्विक ऑर्गन को डिस्क्राइब किया था एंड फीमेल को सुपरवाइज्ड भी किया था। इन्हें यूट्रस के बारे में पता चला, फीमेल पेल्विक ऑर्गन के बारे में पता चला, तो इन्होंने मिडवाइफ्स को भी सुपरवाइज किया था। एंड अकॉर्डिंग टू हिम अ मिडवाइफ इज अ मोस्ट नेसेसरी एंड ऑनरेबल प्रोफेशन बीइंग हेल्पर नेचर। मिडवाइफ कैरीज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हेल्पिंग द वुमेन ड्यूरिंग द बर्थ। जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम पे यही मिडवाइफरी नर्स होती है जो सबसे ज्यादा हेल्प करती है, ये एरिस्टोटल जी का कहना था। और इन्होंने क्या क्या डिस्क्राइब किया, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है, ये हाईलाइटेड पॉइंट है, जो आप हाईलाइट करोगे उसको याद रखोगे। फिर जब हम हिस्ट्री में उससे आगे बढ़े, तब आए सोरेनस। आप डायग्राम देख सकते हो, इनका नाम भी देखो ऐसे छपा हुआ है, सोरेनस। जो ये सोरेनस थे इन द 2nd century वाज अ ग्रीक फिजिशियन, फर्स्ट सुपरवाइज्ड इन द ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, जिन्होंने सबसे पहली बुक लिखी थी। हिज बुक वाज यूज्ड फॉर 1500 years। 1500 साल तक इनकी बुक्स जो है चली हैं मार्केट में, 1500 साल तक बुक्स जो है वो चली हैं। ही यूज्ड अ वेजाइनल स्पेक्युलम, ही यूज्ड द वेजाइनल, इन्होंने क्या यूज किया डियर, वेजाइनल स्पेक्युलम का यूज किया, एंड एडवाइज ऑन कॉर्ड केयर एंड वेट नर्सिंग। अगर इस नाम के बारे में एमसीक्यू के फॉर्म में या शॉर्ट आंसर टाइप में आता है तो आप मेन पॉइंट को लिख सकते हो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफ। देख रहे हो कैसे हिस्ट्री में चल रही है मिडवाइफरी, कहाँ से चलती हुई आ रही है। आप तो सोचते हो चलो ठीक है अभी आ गया, आज़ादी के बाद क्या हुआ, आज़ादी से पहले क्या हुआ थोड़ा सा, लेकिन ये पूरी हिस्ट्री है जिससे आप समझोगे। सोरेनस जी के बाद आए ये आपके लियोनार्डो द विंसी। ठीक है, लियोनार्डो द विंसी जो थे, इन्होंने 1452 से 1519 तक क्या किया, मेड द एनाटॉमिकल ड्राइंग ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस। इन्होंने यूट्रस की पेंटिंग बनाई,
एक तरह से, ठीक है, ड्राइंग्स बनाई। जितने भी यूट्रस का जो डायग्राम्स होता है ना अलग अलग टाइप से देखोगे तो सोरेनस जी के नाम से, सॉरी ये लियोनार्डो दा विंसी के नाम से जो है वो क्या है, पेंटिंग्स है। इन्होंने यूट्रस की बहुत सारी पेंटिंग्स ड्राइंग्स जो है वो बनाई थी, ठीक है। उसके बाद हम आए, द हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी केयर स्टार्ट मेनली फ्रॉम द 16th century अंटिल द एंड ऑफ द 16th century मिडवाइफरी वाज प्रैक्टिस एंटायरली बाय द वुमेन। उनका ये कहना था कि ये जो डिलीवरी है ये वुमेन का काम ही है, वही डिलीवर करेंगी। लेकिन उसमें क्या हुआ, अगर मेन मतलब आदमी अगर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, बच्चा डिलीवर कराते तो इससे एक पनिशमेंट की तरह दिया जाता था, ठीक है। मेन कुड बी सीवियरली पनिश्ड फॉर अटेंडिंग द वुमेन इन चाइल्ड बर्थ। अगर गलती से किसी मेल पर्सन ने अटेंड कर लिया या बच्चा डिलीवर करवा दिया तो उसे पनिशमेंट दिया जाता था, पहले की बात मैं बता रही हूँ, ठीक है। द फर्स्ट बुक ऑन मिडवाइफ वाज पब्लिश्ड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार बनाना इस पे, ठीक है। द फर्स्ट बुक ऑफ मिडवाइफ वाज पब्लिश्ड इन 1513 AD इन द जर्मनी बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ सोरेनस। सोरेनस जी ने जो पढ़ाया था, जो सिखाया था, उसी बेस्ड पे जो फर्स्ट बुक मिडवाइफरी में पब्लिश्ड हुआ था जर्मनी के अंदर, वो उनके टीचिंग के बेस्ड पे ही पब्लिश किया गया था। दिस बुक वाज लेटर पब्लिश्ड टू इंग्लिश इन 1540 AD। लेकिन पहले तो यह अलग अलग लैंग्वेज में था, बट इंग्लिश में पहली बार ये पब्लिश किया गया था इन 1540 AD, ठीक है। 1540 AD में सबसे पहले ये इंग्लिश में उस बुक को, मिडवाइफरी की बुक को पब्लिश किया गया था। उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो एम्ब्रियोस पेरे 1510 से 1509 लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है, मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक्स। ही परफॉर्म द इंटरनल पोडालिक वर्जन एंड स्किलफुली डिलीवर्ड द वुमेन। इन्होंने स्किलफुली वुमेन में मतलब डिलीवरी जो है वो सक्सेसफुल हुआ था जब इन्होंने डिलीवर कराया एम्ब्रियोस पेरे, ठीक है, तो डिलीवर हो गया था इंटरनल पोडालिक वर्जन घुमा के और फिर स्किलफुली डिलीवर्ड किया था, ठीक है। ही ऑल्सो सुचर्ड द पेरिनियल लेसरेशंस। ही फाउंडेड अ स्कूल फॉर मिडवाइफ्स इन द पेरिस, मिडवाइफ इन द पेरिस और फ्रांस के अंदर। दिस बुक वॉज लेटर पब्लिश टू द इंग्लिश इन 1540 AD में, मतलब बुक पब्लिश हुआ था। तो एम्ब्रियोस पेरे जी का क्या पार्टिसिपेशन रहा मिडवाइफ्स के अंदर, वो चीजें यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद जूलियस कैसर आए। अरांजी रोड द फर्स्ट बुक फॉर द इटालियन मिडवाइफ्स। ही एडवाइज सिजेरियन सेक्शन फॉर द कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। इन्होंने बताया अगर पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड है तो हम सी सेक्शन कर सकते हैं, सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले एडवाइस किया था। नाम क्या है, जूलियस कैसर, ठीक है, अरांजी। इन्होंने इटालियंस में बुक भी लिखी हुई है, ठीक है, इनकी बुक्स भी है। फिर विलियम हार्वे, जैसे आप पढ़ते हो, विलियम हार्वे इन 1578 से 1657, ठीक है, द फादर ऑफ ब्रिटिश मिडवाइफरी। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ब्रिटिश मिडवाइफरी। रोड द फर्स्ट इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑन द मिडवाइफरी। इन्होंने सबसे पहली किताब इंग्लिश में ही, एक तो था कि पहले जर्मन में, इटालियन में लिखा है और फिर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया, लेकिन ये पहले विलियम हार्वे जी थे जिन्हें हम ब्रिटिश मिडवाइफरी भी बोलते हैं, फादर ऑफ ब्रिटिश मिडवाइफरी भी बोलते हैं, जिन्होंने सबसे पहले बुक लिखी थी वो इंग्लिश के अंदर ही लिखी थी, ठीक है, मिडवाइफरी की। ही डिस्क्राइब द फीटल सर्कुलेशन एंड द प्लेसेंटा। इन्होंने और क्या क्या बताया था, फीटल सर्कुलेशन के बारे में और प्लेसेंटा के बारे में बताया था। द फर्स्ट टू डिलीवर द प्लेसेंटा बाय मसाजिंग द यूट्रस एंड इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ यूट्रस। इन्होंने सबसे पहले यूट्रस पे ऐसे ऊपर से मसाज किया तो देखा प्लेसेंटा बाहर आ गया। तो उस टाइम पे तो एकदम, अभी आपको लग रहा है कि यार ये तो नॉर्मल है, बट पहले ये चीजें जब होती थी तो एकदम लगता था अरे ये तो हमने रिसर्च कर दिया, ये तो हमारे लिए एक प्रूफ हो गया, फिर वो लिख देते थे कि हाँ ये इनके द्वारा एक रिसर्च किया गया, ठीक है। तो ये हिस्ट्री में सबका पार्टिसिपेशन क्या क्या है। फ्रेंच किंग लुइस 14 employed a Paris surgeon to attend one of his mistress in labor. He honored him with the little Aconcher. The French Aconcher built a school of midwifery. ठीक है, Mauritius was the greatest physician in 17th century. He described the attitude of the fetus in the woman. ये सबका attitude of the fetus के बारे में इन्होंने बताया था। womb के अंदर जो बच्चे का attitude होता है, well flexed होता है, deflexed होता है, कैसा होता है, इसके बारे में बताया था। Not so important, इतना ज्यादा नहीं है। फिर चैम्बरलेन था 1675 में, डिजाइन द ऑब्स्टेट्रिक फॉर्सेप के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया था। तो अगर साइंटिस्ट का नाम याद रखना है तो मैंने वन लाइनर पॉइंट में लिख दिया है कि प्लेसेंटा के बारे में, फीटल सर्कुलेशन के बारे में, फादर ऑफ ब्रिटिश मिडवाइफरी या ऑब्स्टेट्रिक्स के बारे में, फादर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स के बारे में पूछा जाता है, या फिर फर्स्ट बुक जो इंग्लिश में लिखी गई थी किसने लिखी थी, या फर्स्ट बुक जो अलग लैंग्वेज में लिखी गई थी जर्मन में या इटालियन में वो कौन सी बुक थी, ठीक है, या फिर एरिस्टोटल जी का, या फिर जो फादर ऑफ मेडिसिन है
हिपोक्रेट्स जी, उनका क्या पार्टिसिपेशन रहा है हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफ में, ये थोड़ा सा हमें पता रहेगा। इसलिए मैं ये चीजें बता रही हूँ, नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट एज अ मिडवाइफरी नर्स वी नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी, राइट। विलियम स्मेली, देखो विलियम स्मेली जी 1697 से 1763 तक कॉल्ड एज द फादर ऑफ ब्रिटिश मिडवाइफरी, इन्हें भी फादर ऑफ ब्रिटिश मिडवाइफरी विलियम स्मेली जी को बोला गया, बट कब से कब तक, 1697 से 1763 तक थे। ही एक्सप्लेन्ड द लेबर एज अ मैकेनिकल प्रोसेस, इन्होंने क्या बोला, लेबर को एक मैकेनिकल प्रोसेस बताया। ही इंट्रोड्यूस द पेल्वीमेट्री सिफेलोमेट्री, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, पेल्वीमेट्री, सिफेलोमेट्री एंड लॉक फॉर द ऑब्स्टेट्रिकल फॉर्सेप, ठीक है। इन 1772 जॉन लेक रिप्लेस द ऑब्स्टेट्रिकल स्टूल बाय स्पेशलाइज्ड बेड, ये थे सबसे पहले जिन्होंने, पहले डिलीवरी मैंने बताया ना स्टूल पे या चेयर पे बिठा के फिर कराया जाता था, स्टूल पे बिठाते थे, चेयर पे बिठाते थे, फिर बच्चे को डिलीवर करते थे, ठीक है। लेकिन 1772 में जॉन लीक इन्होंने क्या किया, स्टूल को रिप्लेस किया और बेड पे डिलीवरी कराना स्टार्ट किया, ठीक है भाई। फिर हम आगे बढ़े, 1773 में चार्ली वाइट थे। इन चार्ली वाइट जी ने क्या किया, स्टेटेड दैट परपीरियल फीवर इज इन्फेक्शियस एंड ही यूज लाइम फॉर द डिसइंफेक्शन, इन्होंने लाइम का यूज किया, इन्होंने क्या किया डियर, लाइम का यूज किया डिसइंफेक्शन के लिए। इन्होंने बोला कि भाई बच्चा डिलीवर होता है तो इन्फेक्शन हो जा रहा है, उसे परपीरियल फीवर आ रहा है, मतलब फीमेल को जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो इन्फेक्शन की वजह से बढ़ रहा है, तो इस इन्फेक्शन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इस इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लाइम का यूज करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए और इन्फेक्शन नहीं होगा फीमेल को। फिर फील्डिंग ऑल्ड 1710 से 1789 डिस्क्राइब द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर एंड परफॉर्म द फर्स्ट एपिजियोटमी। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, फर्स्ट एपिजियोटमी के बारे में सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था। तो ये हिस्ट्री से बनने वाले ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, बट हम अगर एक लाइन में पढ़े तो हम याद कर सकते हैं। वैसे इतना पुराना, इतनी पीछे की हिस्ट्री कोई नहीं पूछता है फिर भी। फिर फ्रैंकोइस 1818 में फर्स्ट रिकॉग्नाइज द फीटल हार्ट साउंड इन द प्रेग्नेंट यूट्रस, इन्होंने प्रेग्नेंट यूट्रस में पहली बार फीटल हार्ट साउंड को सुना था। फीटल हार्ट साउंड को सुनने वाले ये पहले थे फ्रैंकोइस, 1818 में फर्स्ट टाइम इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि अच्छा बच्चे की दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही है। फिर यंग सिम्पसन, ये फॉर्सेप भी है, यंग सिम्पसन ने 1847 में यूज द क्लोरोफॉर्म फर्स्ट फॉर द ऑब्स्टेट्रिकल एनेस्थीसिया, इन्होंने ऑब्स्टेट्रिकल एनेस्थीसिया के लिए सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का यूज किया था, ये फर्स्ट फॉर द ऑब्स्टेट्रिकल एनेस्थीसिया के लिए यूज किया। फिर आए फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल in 1862 organized a small training school with the King College Hospital where she conducted the training for midwives, जहां पे उन्होंने midwives को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का क्या योगदान रहा इसके बारे में आप यहाँ पे याद रख सकते हो। इन 1862 उन्होंने ट्रेनिंग देना जो है वो स्टार्ट किया था, एक ट्रेनिंग स्कूल जो है वो ओपन किया था। नेक्स्ट इन Smelvis in 1861 demonstrated the cause of puerperal sepsis and suggested the preventive measure, इसके बारे में बताया था। लुईस पास्चर जी का भी क्या योगदान रहा है, देखो भाई सबने अपना अपना योगदान जो है यहाँ पे दे रखा है। इन 1879 wrote the thesis on the puerperal sepsis, इन्होंने एक थीसिस लिखा था किसके बारे में डियर, परपीरियल सेप्सिस के बारे में। The first antenatal clinic was started about the time of First World War, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे फर्स्ट एंटीनेटल क्लिनिक जो है वो स्टार्ट किया गया था, पहली बार एंटीनेटल फीमेल के लिए क्लिनिक स्टार्ट हुआ, देखभाल, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर पता चली। फ्रेंच ऑब्स्टेटिशियन मॉइसेस फर्स्ट रिपोर्टेड द सिजेरियन सेक्शन इन 1668, ठीक है। इन 1876 पोरो परफॉर्म द सब टोटल हिस्टेरेक्टमी, सब टोटल हिस्टेरेक्टमी का मतलब सबको पता है ना, हिस्टेरेक्टमी, एक्टमी मतलब रिमूवल, हिस्टेरो मतलब यूट्रस, तो यहाँ पे यूट्रस का रिमूवल है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो रिमूवल ऑफ यूट्रस, रिमूवल ऑफ यूट्रस को हटाना स्टार्ट किया। फिर मैक्स सेंगर इन 1882 फर्स्ट सूचर द एब्डोमिनल वॉल, उन्होंने सबसे पहले एब्डोमिनल वॉल को सूचर किया। पहले बहुत डेथ होता था फीमेल, मतलब ऐसा तो है नहीं कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते थे, जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती थी उसमें फीमेल की डेथ हो जाती थी, बहुत मैटरनल मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा था प्रीवियसली, ठीक है। इन 1912 Coring introduced lower segmented vertical incision and Munro Kerr in 1926 introduced the present technique of LSCS and popularized it। उसके बाद तो भाई अभी आजकल देखोगे तो भाई LSCS ही सबसे ट्रेंड में है,
LSCS ही बहुत ट्रेंड में है। और ये जो कर और कॉरिंग है ना, इसके नाम से इंसीजन्स भी है, ऐसे इंसीजन लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने इंसीजन लगाया था, वर्टिकल इंसीजन लगाया था, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉरिंग इंसीजन के नाम से जानते हैं कि ऐसा कट लगाया कॉरिंग होगा। कर होगा नीचे की तरफ, अगर हमने ऐसे इंसीजन लगाया लोअर सेगमेंट में तो ये कर इंसीजन होगा। तो इन्हीं के नाम पे पड़ा था। ये आप हिस्ट्री में सीखते हो कि मिडवाइफरी में ये टर्म्स उन साइंटिस्ट के नाम से आया। हम पढ़ते तो हैं आगे, लेकिन हमें हिस्ट्री नहीं पता होती, तो यहाँ से आपको हिस्ट्री पता चली। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले ऐसा काम किया था, यूट्रस पे कट लगाया, बच्चे को ऐसे बाहर निकाला, तो उसी इंसीजन को उन साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। तो ये बहुत ईजी रहेगा, बाद में आप रिलेट कर पाओगे। अब मैं आपके एग्जाम में जब हिस्ट्री आता है उसे लिखने के लिए कुछ पॉइंट यहाँ पे मैं स्लाइड्स के अंदर डाल रही हूँ, जो जस्ट एक बार आप रीड करना कि ये ऐसा नहीं है कहीं बुक में है कुछ है, ये मैंने आपको हमारी इंडिया का बताया है। देखो, हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी इन इंडिया, ये तो पूरा वर्ल्ड का था। अभी तक जो आपने हिस्ट्री पढ़ा है पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री थी। एक तरह से मिडवाइफरी में ये पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री थी कि आज तक वर्ल्ड में मिडवाइफरी के लिए जिन साइंटिस्ट ने जो भी काम किया है उनसे रिलेटेड था। बट इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद और हिस्ट्री में आगे, मतलब फ्यूचर में किस तरह का क्या ट्रेंड्स रहेगा, उसकी बात हम इसमें कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में जब हमारे एकेडमिक में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमें किताबी लैंग्वेज के साथ साथ, हिस्ट्री के साथ साथ करंट ट्रेंड्स का भी थोड़ा पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हेल्दी वुमेन आर द की टू द हेल्थ ऑफ एनी नेशन, ऐसे आपको लिखना है। जब आप इसकी रीडिंग करोगे, इसे समझोगे, तो शायद ऐसे वर्ड्स आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। Healthy women are the key of health of any nation, primarily because of their vital role in co-creating the healthy infants and co-caring for the family. तो हमारे हेल्दी नेशन के लिए जरूरी है कि मदर हेल्दी हो, जो बच्चा पैदा हो रहा है वो हेल्दी हो। और वो हेल्दी कब होंगे, जब हम एंटीनेटल से या फिर कंसीविंग से पहले या कंसीविंग के बाद फीमेल की अच्छी केयर करेंगे, इंट्रानेटल के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे अच्छी केयर करेंगे, उसके बाद भी अच्छी केयर करेंगे, पोस्ट नेटल पीरियड में भी, तो सब कुछ हेल्दी रहेगा। कॉम्प्लिकेशन से हम फीमेल को बचा सकते हैं और हम अपने नेशन को भी हेल्दी कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू द वुमेन इज नॉट ओनली अ हेल्थ इशू बट अ मैटर ऑफ ह्यूमन राइट इशू। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। हेंस अ मिडवाइफ इज अ ऑब्वियस कैटलिस्ट इन प्रोवाइडिंग द सेफ मदरहुड इन द फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी। सिचुएशन ऑफ इंडियन मिडवाइफरी इन 3 सेक्शन हमने डिवाइड किया है। मिडवाइफरी इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, मिडवाइफरी इन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर मिडवाइफरी इन इंडिया। इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ जिससे कि आप समझ पाओ इंडिया के अंदर क्या रहा है, फ्यूचर में होगा कैसा, तो अच्छा ही होगा, बट हिस्ट्री में कैसा रहा है, इंडिपेंडेंस से पहले कैसा रहा है। वर्ल्ड हिस्ट्री तो आपने देख ली, अब इसके अंदर देखो। एंशिएंट इंडिया, केयर ऑफ वुमेन एंड प्रैक्टिस ऑफ मिडवाइफरी वर टोटली इन द हैंड्स ऑफ इंडिजिनस विलेज दाई। आप सबको पता है कि हिस्ट्री की हम बात करें तो गांव में क्या होती थी, दाई होती थी। गांव में क्या होती थी, दाईज होती थी, और यही दाईज क्या करती थी, डिलीवरी करवाती थी। अगर पहले भी आप देखोगे तो कहीं बच्चा होने वाला है, अरे जल्दी से दाई को बुला के ले आओ, दाई को बुला के ले आओ, ऐसे होता था। ठीक है, दीज इंडिजिनस दाईज नॉट ओनली हेल्प ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ बट ऑल्सो एक्टेड एज अ कंसल्टेंट फॉर एनी कंडीशन ऑफ द मदर रिलेटेड टू बर्थ। मतलब ये दाईज एक तरह से कंसल्टेंट होती थी। अगर मदर को बच्चे के टाइम पे कोई सांस अटक रहा है या कुछ दिल घबराहट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, दाई को बुला के ले आओ, दाई को बुला के ले आओ। तो एक तरह से हिस्ट्री में दाई ही उस फीमेल के लिए कंसल्टेंट की तरह होती थी, डॉक्टर्स की तरह होती थी, जो सब कुछ देखभाल करती थी। कुछ भी होता था, बच्चा पैदा करने से लेकर हर एक चीज ये दाई करती थी। व्हेन मेडिकल मिशनरी वुमेन फ्रॉम द इंग्लैंड केम टू इंडिया, ठीक है, मेडिकल मिशनरी, ये वुमेन केम, इंग्लैंड से एक फीमेल आई थी इंडिया में। द फर्स्ट स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन दे मेक वाज दैट, सबसे पहले इनके माइंड में जो स्ट्राइक हुआ डिलीवरी को देखकर, ये इंग्लैंड से आई एक फीमेल थी जिन्होंने सबसे पहले इंडिया में आकर देखा कि ये जो दाईज हैं वो डिलीवरी तो करा रही हैं लेकिन इन्हें नॉलेज नहीं है और ये डिफिकल्ट डिलीवरीज और प्रेगनेंसी नहीं करा पा रही हैं। जो डिफिकल्ट डिलीवरीज और प्रेगनेंसीज होती है वहां पे फीमेल या तो एक्सपायर हो जाती है, बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चा डेड हो जाता है। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, आकर इंडिया में देखा कि ये जो दाईज हैं वो डिफिकल्ट डिलीवरीज एंड प्रेगनेंसीज को नहीं कंडक्ट करवा पा रही हैं। ठीक है, द मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टालिटी वर वेरी हाई, और इसी वजह से यहाँ पे मदर्स और बच्चे की ज्यादा डेथ हो रही है। मैंने बोला ना, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो पाता था, या तो बच्चा डेड या मदर डेड। तो मैटरनल मोर्टालिटी और जो बच्चे इन्फेंट या नियोनेटल मोर्टालिटी था वो बहुत ज्यादा था पहले, इंडिपेंडेंस से पहले। हम देखें दाई के हाथ में ही सब कुछ होता था।
The first training school for dye was started in 1877 by the Miss Hewlett, an English missionary of the Geneva Missionary Society. ठीक है. However, the training of dyes was not taken up by the government of India till 1900. 1900 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी ट्रेनिंग देने से मना कर दिया था. सब कुछ बाहर बाहर चल रहा था, रिसर्च चल रहे थे, सारी चीजें चल रही थी, बट इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई एक्शंस जो है वो नहीं लिया गया था टिल 1900. When a fund was stabilized by the Lady Curzon to improve the condition of childbirth in the country, but before that, उससे पहले 1900 से पहले 1872 में हैंडफुल ऑफ द इंडियन क्रिश्चियन नर्सेज वर ट्रेन्ड फॉर 2 years एट दिल्ली. दिल्ली में ट्रेनिंग मिली थी 1872 में, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड कुछ नहीं किया था. उन्होंने ये नहीं बोला था कि हमारी तरफ से होगा, जैसे आजकल INC है, बहुत सारी चीजें चल रही है, पहले नहीं था. 1899 में जेनेना बाइबल एंड मेडिकल मिशन स्टार्टेड द ट्रेनिंग ऑफ नर्सेज, बट अंटिल 1893 देयर वाज नो जनरली एक्सेप्टेड स्कीम ऑफ ट्रेनिंग इन द हॉस्पिटल्स. ये मैं इंडिया से रिलेटेड करके बता रही हूँ, पीछे की भी चीजें हैं. In 1918, the help of Dufferin Fund Lady Reading Health School was stabilized to train auxiliary nurse midwife. फिर उसमें क्या है डियर ANM. आपको पता होगा कि अर्बन में अभी क्या होता है, रूरल एरियाज में क्या होता है डियर, ANMs होती हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें सिखाया जाता है स्पेशली फॉर द मिडवाइफरी नर्सिंग. मिडवाइफरी नर्सिंग की स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है. मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में ज्यादा सिखाया जाता है जिससे वो डिलीवरी कंडक्ट कर सके और ये सारी चीजें. फिर है 1926 में मद्रास रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स एक्ट वाज पास टू प्रमोट द रोल ऑफ रजिस्ट्रेशन मिडवाइफ फॉर सर्विस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. यहाँ से रजिस्ट्रेशन सबसे पहले 1926 में मद्रास रजिस्ट्रेशन से सबसे पहले स्टार्ट हुआ था. इन 1936 डफरिन फंड सैंक्शन ग्रांट टू नंबर ऑफ डफरिन हॉस्पिटल्स टू बिल्ड द हॉस्टल्स, सप्लाई टीचिंग मटेरियल्स एंड एम्प्लॉय द क्वालिफाइड सिस्टर इन द नर्सिंग स्कूल्स. तो वहां से हॉस्टल स्टार्ट हुआ, उन्हें टीचिंग देना स्टार्ट हुआ, उन्हें रहना खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड किया गया. डफरिन फंड हेल्प इन रेजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी इन इंडिया. तो ये बताया गया है कि इंडिया के अंदर यहाँ डफरिंग फंड से ही बहुत मिडवाइफरी में नर्सिंग एंड मिडवाइफरी इन इंडिया इससे थोड़ा सा अच्छा होना स्टार्ट हुआ. ठीक है, जो बहुत ज्यादा अनट्रेंड होते थे, कोई स्किल्ड नहीं होता था, तो यहाँ से उन्हें स्किल्ड देना, उन्हें स्किल्ड जो प्रोफेशन है वो बनाना, पढ़ाना लिखाना, खिलाना पिलाना, हॉस्टल में रखना सिखाना स्टार्ट हुआ. क्योंकि नॉलेज देंगे, टीचिंग देंगे, तभी तो आगे चीजें बढ़ेंगी, उन्हें पता चलेगा. इनफैक्ट प्रायर टू द इंडिपेंडेंस मिडवाइफरी ट्रेनिंग स्टार्टेड एज अ सेपरेट कोर्स इन इंडिया. यंग गर्ल्स एट द मिडिल स्कूल लेवल 8th वेयर सेलेक्टेड टू अंडरगो हिज ट्रेनिंग. तो उन्होंने यही बोला कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया के अंदर 8th क्लास जो पास है, 8वीं पास है, तो उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता था. यंग गर्ल्स होती थी, उन्हें सिखाया जाता था कि बच्चा कैसे होता है. ठीक है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी. वही चीजें बताई गई हैं. मिडवाइफ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द केयर ऑफ वुमेन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द पीरियड्स ऑफ प्रेगनेंसी. द इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स डेवलप अ डेफिनेशन ऑफ मिडवाइफ इन 1972. 1972 में ये डेवलप किया गया. द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक, ठीक है, WHO अडॉप्टेड इन 1973. इन्होंने अडॉप्ट किया इन 1973. इट वाज लेटर अमेंडेड एंड रेटिफाइड बाय द WHO इन 1992. फिर 1992 में इन्होंने इसमें फिर चेंजेस भी किए थे. ठीक है भाई. मिडवाइफरी इन इंडिपेंडेंस इंडिया, जब हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद 1946 में भोर कमेटी लेट कमिटीज आप कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ोगे या पढ़ रहे होगे. लेट स्ट्रेस ऑन द नीड टू क्वालिफाइड मिडवाइफ्स, हेल्थ विजिटर्स एंड ट्रेनिंग ऑफ दाइज. उन्होंने बोला कि हम दाई को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं. अगर इनको हम ट्रेनिंग दे, ये काम तो कर ही रहे हैं, तो शायद अच्छा काम करेंगे, मोर्टालिटी वगैरह जो है वो कम हो सकता है, रेट कम हो जाएगा. 1955 में सेट्टी कमेटी आया. ठीक है, भोर कमेटी के बाद क्या, 1955 में सेट्टी कमेटी रिकमेंडेड द ट्रेनिंग ऑफ ANMs इन हेल्थ सेंटर फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज. मैंने बताया था ना, मेनली जो ANM को ट्रेनिंग दी जाती है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज की ट्रेनिंग दी जाती है, प्रोवाइडेड देयर वेर एडिक्वेट हेल्थ विजिटर्स टू सुपरवाइज देम, जो ये अच्छे से फीमेल को सुपरवाइज कर पाएंगे, गाइड कर पाएंगे. ठीक है. इन 1959 बिसोफ अ टेक्निकल कंसल्टेंट सपोर्टेड द ट्रेनिंग ऑफ 2 टाइप्स ऑफ नर्सिंग पर्सनल. उन्होंने 2 टाइप से नर्सिंग पर्सनल को ट्रेन करना स्टार्ट किया, एक तो ANM, एक GNM.
ठीक है। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, एक है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो 3 साल का कोर्स था, उसमें अलग से 1 साल का मिडवाइफरी का कोर्स भी ऐड किया था। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ट्रेमेंडस चेंजेस हैव बीन ब्राउट इन द नर्सिंग एजुकेशन इन द कंट्री। उन्होंने बोला आजादी के बाद हमारे देश में नर्सिंग में बहुत ट्रेमेंडस चेंजेस आए, बहुत मतलब अच्छा चेंज आया है हमारे अंदर। इन 1947 द फर्स्ट स्टेप ऑफ द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, 1947 में पहला जो स्टेप है वो उठाया गया इन द इंडियन नर्सिंग काउंसिल टू took after its inception was to combine the nursing and the midwifery course into a single course। उन्होंने बोला नर्सिंग को और मिडवाइफरी को हम एक साथ कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। जो अलग से हम कोर्स करवा रहे हैं, नर्सिंग का करवा रहे हैं 3 साल का, फिर 1 साल मिडवाइफरी करा रहे हैं, तो इसको हम कंबाइन कर देते हैं इनटू ए सिंगल कोर्स। द कोर्स वाज डिजाइन्ड टू बी 3.5 ईयर ड्यूरेशन विद द एंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन 10th पास। जिन्होंने 10th पास किया, पहले 8th था, फिर 10th हुआ, फिर 12th हुआ, समझ में आ रहा है। तो पहले 10th पास जो थे वो कर सकते थे इस कोर्स को, और उन्होंने नर्सिंग भी और साथ में मिडवाइफरी को भी ऐड किया, और कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल से 3.5 साल कर दिया, कि अलग से 1 साल करने की जरूरत नहीं, इसी में इंक्लूड करके 3.5 साल कर देते हैं, ठीक है भाई। ये इंडिपेंडेंस के बाद हुआ। फिर 1975 में करतार सिंह कमेटी आई, 1975 में करतार सिंह कमेटी आई जिन्होंने रिकमेंड किया शॉर्टनिंग आफ्टर द 2 years कोर्स ऑफ ANM टू 1.5 years एंड एंट्री आफ्टर 10th। इन्होंने ANM के जो थे ड्यूरेशन उसको भी शॉर्ट कर दिया, 1.5 साल का कर दिया। बोला कि नहीं करतार सिंह कमेटी के अंदर 2 साल की लेंथ को 1.5 साल कर दिया गया ANM वाली को, 1.5 years एंड एंट्री आफ्टर क्लास 10th। जिन्होंने 10th पास किया वो ANM कर सकते हैं, और 2 साल का नहीं, सिर्फ 1.5 साल का कोर्स होगा, ठीक है भाई। These ANMs were designated as a female health workers, और यही ANM जो है कम्युनिटी के अंदर फीमेल हेल्थ वर्कर्स की तरह काम करते हैं। They were specially trained in midwifery and child health care services. Government of India also invested heavily in the training of DAIs। ये दाइस की ट्रेनिंग पे भी बहुत खर्चा कर रही है जो हमारी सरकार थी आज़ादी के बाद। ANM की ट्रेनिंग, GNM की ट्रेनिंग पे भी बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया, नर्सिंग में भी बहुत मतलब कहाँ से कहाँ तक लेवल को उठाया गया, ठीक है। तो ये था, लेकिन ANM को सिखाया तो जाता था मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, लेकिन जब उनका पार्टिसिपेशन कम्युनिटी में देखा गया तो इतना ज़्यादा नहीं था। वो तो शायद इम्यूनाइजेशन में या फिर जो हेल्थ टॉक, हेल्थ टीचिंग होते हैं उनमें ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन उन्होंने मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसको बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि हम इन्हें सिखा तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ रहे, लेकिन ये काम क्या करते हैं कम्युनिटी में, ये सिर्फ इम्यूनाइजेशन का काम, ज़्यादातर ये इन्वॉल्व होते हैं इम्यूनाइजेशन में, ठीक है, या फिर होम विजिट्स वगैरह करते हैं, लेकिन ये मैटरनल चाइल्ड हेल्थ पे इतना ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। तो दाइस को ट्रेनिंग देना भी फिर उसके बाद स्टार्ट कर दिया गया। प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ मिडवाइफरी इन इंडिया। The presence of a skilled midwife at a birth is a single most important factor for achieving the safe motherhood। WHO ये कहता है। WHO का कहना क्या है भाई, प्रेजेंस ऑफ अ स्किल्ड, अगर हमारे पास एक मिडवाइफ, स्किल्ड मिडवाइफ रहेगी, ठीक है, एट बर्थ इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अचीविंग द सेफ मदरहुड, जिससे सेफ मदरहुड हो सकता है, क्योंकि ऑब्स्टेट्रिशियन जो है वो बहुत ज्यादा लोड होता है उनके ऊपर, तो उसकी जगह अगर हम मिडवाइफ को ट्रेंड कर दें तो शायद हमारे उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। द नंबर ऑफ मिडवाइफ्स अवेलेबल एज पर द पॉपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द मैटरनल हेल्थ स्टेटस इन अ कंट्री। इतने बच्चे पैदा होते हैं, क्या मिडवाइफरी नर्स इतनी हैं? नर्सिंग की तो इतनी ज्यादा कमी है, तो इतने ट्रेंड मिडवाइफ्स हमारे पास है ही नहीं जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं इंडिया में, ठीक है। द मैटरनल हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन एंड मैटरनल मोर्टेलिटी आर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रेन्ड अटेंडेंट्स एट बर्थ। समझ में आ रहा है? एज द परसेंटेज, तो यही चीजें बताई गई मैटरनल हेल्थ स्टेटस। वैसे मैं आपको इंडिकेटर्स, जो वाइटल हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो बताऊंगी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन सब के बारे में बताऊंगी। करंट ट्रेंड में कितना है ये अलग से मैं आपको बताऊंगी इन द नेक्स्ट क्लास, in the next videos. At the percentage of the births attended by the trained personnel goes up, the maternal mortality ratio goes down। तो ये देखा गया कि जब ट्रेंड पर्सन डिलीवरी करा रहे हैं तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है डिक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए WHO ने डिसाइड किया कि हम स्किल्ड मिडवाइफ जो है वो रेडी करेंगे, और इंडिया में दे आर फॉलोइंग कैडेयर्स ऑफ मिडवाइफ्स। देखो कितने कैडेयर्स ऑफ मिडवाइफ्स हैं इंडिया में जिसे ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफ किसको मिलता है? डिप्लोमा, GNM करते हैं, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी करते हैं तो डिप्लोमा मिलता है, जिसमें आपको रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है कि आपको भी सिखाया गया है, आप भी स्किल्ड हो। 3.5 ईयर का कोर्स अब तो 3 इयर्स का हो गया है। डिग्री नर्स हु हैज BSc नर्सिंग, BSc ऑनर्स नर्सिंग करते हैं, 4 साल का है, उसमें भी आपको मिडवाइफरी सिखाया जाता है। ANM है, डेजिग्नेटेड एज अ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, ठीक है,
किस तरह से डेजिग्नेशन इनका क्या होता है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल रजिस्टर्ड एज अ मिडवाइफ, ये भी एज अ मिडवाइफ रजिस्टर्ड होते हैं। प्रेजेंटली दिस इज 2 years कोर्स विद एंट्री क्वालिफिकेशन, अब 12th क्लास कर दिया गया, पहले 8 था फिर 10th हुआ, अब 12th कर दिया गया है, ठीक है। और SBA भी होते हैं, मतलब स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट भी होते हैं, जो रेफर्स द एक्सक्लूसिवली टू द पीपल विद द मिडवाइफरी स्किल्स, डॉक्टर्स, नर्स और मिडवाइफ्स। मिडवाइफरी स्किल्स वेर डिफाइंड एज अ सेट ऑफ कॉग्निटिव एंड प्रैक्टिकल स्किल्स दैट एनेबल द इंडिविजुअल टू प्रोवाइड द बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज थ्रू आउट द नेटल कंटिन्यू पीरियड एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड प्रॉम्प्ट द एक्शन इन द इमरजेंसी इंक्लूडिंग द लाइफ सेविंग मेजर व्हेन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे बताया गया है आपको कि इंडिया में कितने टाइप के मिडवाइफ्स हैं। ANM को ट्रेनिंग दी जा रही है, GNM को ट्रेनिंग दी जा रही है, भाई BSc नर्सिंग करा रहे हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, SBA हैं, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट है, वो ट्रेंड होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इन सबको करने के बाद तभी तो मैटरनल मोर्टालिटी पहले के कंपैरिजन बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया है, क्योंकि स्किल्ड पर्संस जो हैं वो डिलीवर करा रहे हैं। अब लोग हर की जगह हॉस्पिटल में डिलीवरीज कराते हैं। पहले तो क्या होता था, घर का जो सबसे गंदा रूम होता है, सबसे बेकार रूम होता है, कवाड़ जिसे बोलते हैं, वहां पे बोला जाता था कि वहां पे जाके डिलीवरी कराओ, जबकि उसके लिए कितना हाइजीनिक और साफ सुथरा प्लेस होना चाहिए इन्फेक्शन से बचाने के लिए। लेकिन पहले हिस्ट्री में देखें तो बोला जाता था जो सबसे गंदा रूम है, जो सबसे बेकार रूम है, उसके अंदर डिलीवरी करवाओ। उस रूम को सेलेक्ट किया जाता था, फिर उसे कोई छूते नहीं थे, नहाते नहीं थे, और बहुत सारे ऐसी चीजें चलती थी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मिथ्स थे कि छूना नहीं है, नहाना नहीं है, ये है वो है, इस तरह की चीजें चलती थी, ठीक है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर मिडवाइफरी इन इंडिया, अप्रैल 2003 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रैटेजी कॉल्ड एज जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। इसके बारे में भी आपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा होगा, और मैं भी आपको बताऊंगी जो प्रोग्राम्स हैं, जो वाइटल हेल्थ इंडिकेटर्स हैं इन द नेक्स्ट क्लास। इट इज एमलगेशन ऑफ द स्कीम सच एज द नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, ट्रांसपोर्ट मनी फॉर द इमरजेंसी केसेस एंड रेफरल फीस फॉर द दाइज, जो लेके जाते हैं पहुंचाते तो उन्हें पैसे भी मिलते हैं। इस तरह से भी चीजें की गई अंडर जननी सुरक्षा योजना। फैमिलीज बिलो द पुवर्टी लाइन will receive money for delivery at the government institution, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे जाते हैं उन्हें भी पैसा मिलता है, जो दाइज लेके जाती है उनका पैसा इससे बनता है, ठीक है भाई। Even though the skill-based training is being conducted, but the health professionals are not being able to utilize their skill optimally. One of the reason for this lack of reorientation on the skill learn. यही सारी चीजें इसमें बताई गई, हिस्ट्री है, जस्ट आप रीड कर लेना और कुछ नहीं है। इसमें वही सर्विसेज बताए गए, टू अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज, टू गिव हेल्थ एजुकेशन, टू पार्टिसिपेट इन कंट्री कंसर्न्स, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, टू गेट द स्टेटस एंड रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी। मैटरनल मोर्टालिटी रेट इज अ सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ एन एनी कंट्री हेल्थ स्टेटस। उन्होंने बोला MMR, ये जो MMR मैटरनल मोर्टालिटी रेट है, एक सेंसिटिव इंडिकेटर है इन कंट्री ऑफ द हेल्थ स्टेटस। क्रिएशन ऑफ अ कैडर ऑफ प्रोफेशनल मिडवाइफ्स एंड ANMs लाइक with the life saving skills will be really helpful। तो इनको अगर अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, स्किल्ड होंगे, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, MMR को डिक्रीज कर सकते हैं और अपनी कंट्री के हेल्थ स्टेटस को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है भाई। यही चीजें बताई गई हैं। अब हम आते हैं इतना सब हिस्ट्री जानने के बाद मिडवाइफ पे, कि मिडवाइफ जो ये वर्ड है, मिडवाइफ जो है उसका मीनिंग क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन में आपको बताया था। ये एक प्रोफेशन है, प्रैक्टिस है, जिसमें फीमेल को सिखाया जाता है, जिसमें एक पर्सन को सिखाया जाता है किस तरह से बच्चे को डिलीवर करना है, उसे केयर प्रोवाइड करना है। तो मिडवाइफ इज अ पर्सन हु हैविंग बीन रेगुलरली एडमिटेड टू अ मिडवाइफरी एजुकेशनल प्रोग्राम्स fully recognized in the country in which it is located, has successfully completed the prescribed course of the studies। और prescribed course में क्या है, चाहे BSc है, चाहे GNM है, चाहे ANM है, इन सबको सिखाया जाता है किस तरह से मिडवाइफरी नर्सिंग का कोर्स सब में ही एडेड होता है, सबको मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में सिखाया जाता है, of studies in the midwifery, and has acquired the requisite qualification to registered and legally licensed to practice in midwifery। जैसे कि ANMs हैं तो वो PHC में, CSC में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करेंगे। BSc नर्सिंग की डिग्री, GNM की डिग्री, डिप्लोमा अगर मिला हुआ है, एज अ रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड मिडवाइफ हो तो आप एक हॉस्पिटल सेटिंग्स में काम कर सकते हो। समझ में आ रहा है? इस तरह से हमारी मिडवाइफरी के बारे में आपको बताया गया। क्वालिटीज, एक मिडवाइफ की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट एक्शन एबिलिटी, इतने अच्छे से आप ट्रेंड हो गए, इनिशिएटिंग द एक्शन ऑफ अदर्स, अंडरटेकिंग केयर प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर्स, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, टीम स्पिरिट, एज अ टीम लीडर की तरह आप काम करो, कीपिंग द लॉ,
ये नहीं, आपने देखा होगा बहुत सारे इलीगल की बहुत सारे लोग आ रहे हैं, फीमेल को ओपनली सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको एज अ लीगल और एथिकल इश्यूज भी पता होने चाहिए। एथिकल इश्यूज लाइक द नर्सेज एंड हेल्थ विजिटर्स, असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज टू द अदर्स, रियलाइजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मिडवाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द रिकॉर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रोफेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी। तो मिडवाइफरी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, एक मिडवाइफरी नर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द हॉस्पिटल सेटिंग्स, इन द पीएचसी, इन द सीएचसी। सबका अलग अलग काम है, जो एएनएम है, जीएनएम है, जो एज अ बीएससी नर्सिंग है, इन सबका काम क्या है वो आपको यहाँ पे देखना है। क्वालिटीज ऑफ ए मिडवाइफ यहाँ पे लिखा है एज अ टीम लीडर, हेल्थ एजुकेटर, गुड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, प्लानर ऑफ द केयर, ठीक है, स्किलफुल काउंसलर, असिस्ट द डॉक्टर इन द कॉम्प्लिकेटेड केसेस, एबल टू असिस्ट द वुमेन, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट, कोऑर्डिनेटर। ये सारी चीजें जो है ये क्वालिटीज है एक मिडवाइफ का। ये तो आप एज अ नर्सिंग फर्स्ट ईयर में जो फंडामेंटल पढ़ते हो, तो नर्सिंग की क्या क्वालिटीज होती हैं, वही इसी टाइप की क्वालिटीज एक मिडवाइफ नर्स की भी होनी चाहिए। तो तभी हमें एक रजिस्टर्ड नर्स आरएन के साथ आपको एक आरएम नंबर भी दिया जाता है। जब आपके अंदर रजिस्टर्ड नर्स की क्वालिटीज है, तो एज अ मिडवाइफरी नर्स भी आपके अंदर वो क्वालिटीज होना चाहिए कि आप एक फीमेल को किस तरह से केयर प्रोवाइड करोगे, चाहे वो एंटीनेटल हो, इंट्रानेटल पीरियड में हो या फिर पोस्टनेटल पीरियड में हो। बात समझ में आ रही है भाई? दिमाग से ऊपर तो नहीं जा रहा? तो आज की क्लास में हिस्ट्री के अंदर और इंट्रोडक्शन टू द मिडवाइफरी के अंदर इतना ही रखते हैं। इंट्रोडक्शन टू द मिडवाइफरी एंड हिस्ट्री इन द मिडवाइफरी, हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी। आज मैंने बस इतना ही बताया, इससे ज्यादा आप नहीं याद रखना। करंट ट्रेंड्स में है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ हाईटेक केयर, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस, पेरिनेटल रिस्क फैक्टर, फैमिली सेंटर्ड केयर, इन सब पे हम बात करेंगे। ये करंट ट्रेंड्स में, राइजिंग द सी सेक्शन बर्थ रेट। आपने देखा होगा आजकल सिजेरियन सेक्शन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इंक्रीज द केस ऑफ आईसीयू, बच्चा प्राइवेट में पैदा हुआ, बच्चे को चाहे कुछ हो या ना हो, नहीं एनआईसीयू में लेके जाते हैं, तो आईसीयू में तुरंत बच्चा, आप देख भी नहीं पाओगे अरे क्या हुआ, तो हिचकी हुई थी। अरे ऐसे कौन आईसीयू में रख लेता है यार बच्चे को, समझ में आ रहा है? तो मेरी भाभी को भी ऐसे बेबी हुआ, तुरंत उठा के आईसीयू में। अरे बच्चा तो एकदम रोता हुआ सही पैदा हुआ, नहीं उसको थोड़ी हिचकी आ गई थी। अरे यार, मतलब छोटी छोटी सी बातों पे ना आईसीयू केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, क्योंकि उनका बिल बढ़ेगा, बच्चा आईसीयू में नहीं रहेगा, सीधा डिलीवर कर देंगे तो फिर तो वो पैसा नहीं ले पाएंगे। तो ऐसी भी चीजें बहुत ज्यादा जो है प्राइवेट्स में भी देखा गया है। अर्ली डिस्चार्ज डिमांड, एलडीआरपी, ये क्या है? लेबर डिलीवरी, रिकवरी और पोस्टनेटल केयर। ये एलडीआरपी केयर के बारे में भी पूछा जाता है। एलडीआरपी कुछ नहीं है, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स आएगा, तो आप क्या लिखोगे डियर? लेबर डिलीवरी, रिकवरी एंड पोस्टनेटल केयर, एंड पोस्टनेटल केयर, इसके बारे में आप बता दोगे। बस इन शॉर्ट 2 मार्क्स में आपको एलडीआरपी पूछेंगे क्या है। प्री कॉन्सेप्शनल केयर एंड स्टिल बर्थ चांसेस। ठीक है भाई, अब ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, इस क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना, या फिर इस क्वेश्चंस को अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट होगा आप जिस कॉलेज से पढ़ रहे हो उसके लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स को उठा के देख लेना। वैसे मैंने बोला हिस्ट्री से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये जस्ट फॉर अ नॉलेज, एज अ हम मिडवाइफरी पढ़ रहे हैं तो मिडवाइफरी की हिस्ट्री हमें थोड़ी पता होनी चाहिए, बस इसलिए है। सुन लो ध्यान से, इतना रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। डिफाइन द मिडवाइफ्स, डिफाइन द फैमिली सेंटर्ड केयर, एलडीआरपी अभी बताया, लेबर डिलीवरी और रिकवरी एंड पोस्टनेटल केयर, डिफाइन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, ये सब आपको मैं इन द नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, जो हमारा होगा डियर वाइटल हेल्थ इंडिकेटर्स, जो मैं बताऊंगी वाइटल हेल्थ इंडिकेटर्स। और वाइटल हेल्थ इंडिकेटर्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे एमएमआर है, आईएमआर है, एनएमआर है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है, स्टिल बर्थ मोर्टेलिटी रेट है, इस तरह से पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट है, पीएमआर है, फर्टिलिटी रेट है। तो इन सब के बारे में हम इन द नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, तब शायद इनका आंसर आप कर पाओगे। ठीक है भाई, चलो तो समरी में आपने पूरी हिस्ट्री जान ली, हिस्ट्री जानी आपने, हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी, हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी क्या है, और हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी इन इंडिया। इंडिया में आपने देखा प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस जब हम हुए तब, और पोस्ट इंडिपेंडेंस, और फ्यूचर एंड करंट ट्रेंड्स, फ्यूचर एंड करंट ट्रेंड्स के बारे में। ठीक है भाई, होमवर्क कुछ नहीं है, जस्ट एक बार आपको रीडिंग लगानी है, आप स्लाइड को जस्ट एक बार रीड करोगे, रट्टाफिकेशन करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है,
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो ये हमारा आईएनसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस था, इंट्रोडक्शन टू द मिडवाइफरी एंड हिस्ट्री इन द मिडवाइफरी, उसको हमने किया है। नेक्स्ट क्लास में हम वाइटल हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में और प्रोग्राम्स इन द इंडिया जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास का मैंने आपको बता दिया है, तो जो ये लेक्चर्स है आप उसको देखें और इससे अपने मिडवाइफरी के नॉलेज को एनहांस करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।